हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी पर स्वागत है। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था उसके बारे में आपको एक बार फिर से सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाभिकीय वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। उसमें हमने बताया था कि नाभिक में असम्मित आवेश वितरण असम्मित होने के कारण जो नाभिक है वो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को शो करता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नाभिक जो है वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट शो क्यों करता है। तो जब भी आवेश वितरण असम्मित होगा, एसिमेट्रिक होगा, तो वो क्वाड्रुपोल मोमेंट को शो करेगा। उसके बाद में हमने इसकी जो सारी जो डेरिवेशन थी, हमने एक नाभिक की कल्पना की थी जिसके सेंटर पे हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन किया था। उसके बाद में हमने नाभिक को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करके किसी एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर विभव को ज्ञात किया था। और बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के बाद संपूर्ण नाभिक के कारण विभव कितना होगा उसके लिए हमने समाकलन किया था। ये तो हमने लास्ट क्लास में सारा पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारी जो फाइनल जो डेरिवेशन थी जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट के लिए वो ये थी Q बराबर रो आर इंटीग्रेशन रो आर 3z² - r²/2 इंटू dv। ये तो क्वाड्रुपोल मोमेंट की जो है ना फाइनल डेरिवेशन थी। इसके बाद में हमने विशेष परिस्थितियाँ ली थी। जब क्वाड्रुपोल मोमेंट का मान 0 हो तो नाभिक का जो आकार है वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। जब Q वैल्यू 0 तो नाभिक का आकार क्या होगा, स्फेरिकल होगा। जब Q वैल्यू धनात्मक है तो नाभिक का आकार हमने बताया था आपका प्रोलेट स्फेरिकल या दीर्घाक्ष गोलाभ होगा जब Q वैल्यू धनात्मक है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से असत्य कथन है, या आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। जब नाभिक का जो Q वैल्यू है क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है तो नाभिक का आकार कैसा होगा, ये सारे आपसे पूछ सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके बाद में थर्ड जो केस था जब यदि चतुर्ध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक हो तो नाभिक का जो आकार है वो कैसा होगा, लघुवाक्ष ओब्लेट होगा जब Q वैल्यू नेगेटिव हो। तो ये सब तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पैरिटी या समता। अब देखो किसी भी जो नाभिक की जो पैरिटी है ना वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। पैरिटी P बराबर -1 अब देखो जब P बराबर -+1 आ जाए तो हम कहेंगे कि सम पैरिटी है, इवन पैरिटी है। जब P बराबर -1 आ जाए जब P बराबर +1 आ जाए तो हम कहेंगे सम पैरिटी है, मतलब इवन पैरिटी है। जब P बराबर -1 आ जाए तो हम कहेंगे विषम पैरिटी है, मतलब ओड पैरिटी है। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू है, यहाँ से आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी हो और आपको बहुत पता हो, तो यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो इसकी जो पावर है ना L, इस पे डिपेंड कर रही है सारा। P की जो वैल्यू है इसकी पावर L पे डिपेंड कर रही है सारा। तो यहाँ पे L क्या है, L है यहाँ पे कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम नंबर। यहाँ पे L क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखो जैसा नोट्स में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो देखो जैसे कोई भी नाभिक, कोई भी पैरिटी कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या L पर निर्भर करती है। वो तो यहाँ पे एक्सप्रेशन से दिख रहा है P = -1 तब किसी एक न्यूक्लियन की पैरिटी, केवल एक न्यूक्लियन की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो एक न्यूक्लियन की जो पैरिटी है P बराबर -1 होगी। हम ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि किसी भी नाभिक की जो पैरिटी है
वो कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या L पर निर्भर करती है, तब एक न्यूक्लियन की जो पैरिटी है वो P = -1 की पावर L होगी। अब ज़रूरी थोड़ी ना है किसी नाभिक में एक ही न्यूक्लियन हो, ये तो जैसे हाइड्रोजन 1H1 के लिए हो सकता है। यदि नाभिक में एक न्यूक्लियन नहीं है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियंस हैं, तब पैरिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो इसमें लिखेंगे, देखो, किसी भी नाभिक की परिणामी पैरिटी, मतलब नाभिक में एक से ज़्यादा न्यूक्लियंस हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो किसी भी नाभिक की परिणामी पैरिटी उसमें उपस्थित, नाभिक में उपस्थित सभी न्यूक्लियनों की पैरिटी के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब आपको एक न्यूक्लियन की पैरिटी पता है, P = -1 की पावर L, दूसरा न्यूक्लियन हो गया उसकी भी -1 की पावर L, इंटू गुणा कर देंगे, मतलब P बराबर कर देंगे P1 + P2 + P3, मतलब सभी न्यूक्लियंस के लिए अलग अलग। एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है किसी भी नाभिक की परिणामी पैरिटी कब होगी? जब उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियंस हैं। किसी भी नाभिक की परिणामी पैरिटी नाभिक में उपस्थित सभी न्यूक्लियनों की पैरिटी के गुणनफल के बराबर होती है। बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, बहुत सी आसान सी थ्योरी है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हम नहीं लगा रहे हैं। तो माना किसी नाभिक में न्यूक्लियनों की कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या L1 L2 L3 ... Ln है। मतलब पहला जो न्यूक्लियन है उसकी कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या L1 है, दूसरा जो न्यूक्लियस है उसकी कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या L2 है, और तीसरा जो न्यूक्लियन है उसकी कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या L3 है। और इसी प्रकार जो nवा जो न्यूक्लियस है उसकी कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या Ln है। तो नाभिक की कुल पैरिटी कहें या परिणामी पैरिटी, वो कितनी होगी? P टोटल बराबर, तो हमने पहले ही बताया कि पैरिटी क्यों, सभी न्यूक्लियनों की पैरिटी के गुणनफल के बराबर है। तो पहले न्यूक्लियन की पैरिटी P1 इंटू, क्योंकि गुणनफल लेना है, दूसरे न्यूक्लियन की पैरिटी P2 इंटू तीसरे न्यूक्लियन की पैरिटी P3 ... इंटू Pn, nवें न्यूक्लियन की पैरिटी। तो परिणामी जो पैरिटी है, रिजल्टेंट पैरिटी, तो पहले न्यूक्लियन की पैरिटी के लिए क्या हो जाएगा? एक न्यूक्लियन की पैरिटी के लिए हमने बताया था -1 की पावर L, तो n न्यूक्लियंस के लिए कैसा हो जाएगा? तो पहले न्यूक्लियन की पैरिटी इंटू दूसरे न्यूक्लियन की पैरिटी ... इंटू nवें न्यूक्लियन की पैरिटी। तो जो टोटल जो पैरिटी है, जब आधार समान हो, आपको पता है घातें जुड़ जाती है, तो टोटल जो पैरिटी है वो -1 की पावर L1 + L2 + L3 ... ऐसे हो जाएगी। तो ये आपको रिजल्टेंट पैरिटी का ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम में 2 नंबर में, 1 नंबर में या 1.5 नंबर में पूछ सकते हैं कि पैरिटी या समता क्या है, इसको समझाइए। तो आपको सबसे पहले एक न्यूक्लियन की पैरिटी क्या होती है? P = -1 की पावर L। उसमें आप बताओगे कि किसी भी नाभिक की जो पैरिटी है वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियन की कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या उस पर क्या होती है? निर्भर होती है। अब देखो कुछ विशेष स्थितियां हैं, यहाँ पे हम देख के चलेंगे। टोटल पैरिटी आपने निकाल ही ली, ये यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब देखो, जब कोई भी न्यूक्लियन है, जैसे उसकी द्रव्यमान संख्या विषम है, तो विषम द्रव्यमान संख्या, कोई भी न्यूक्लियन है, कोई भी नाभिक है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? विषम है। उसके बाद में हम सम का केस लेके चलेंगे। तो पहला केस यही मान के चल देते हैं कि विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की परिणामी पैरिटी, जब विषम संख्या वाले नाभिकों की परिणामी पैरिटी जो उसमें उपस्थित अयुग्मित न्यूक्लियन की पैरिटी के गुणनफल के बराबर होती है। अब देखो, जैसे किसी नाभिक में न्यूक्लियंस की संख्या 13 है, तो अगर हम 2-2 के जोड़े बनाएं तो इसमें एक जो न्यूक्लियन है वो अयुग्मित बचेगा। तो कहता है कि यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या विषम है तो उसकी जो परिणामी पैरिटी है ना, सारे 13 की पैरिटी निकालना जरूरी नहीं है, उसमें अयुग्मित न्यूक्लियन कितना है? 1 है, उसकी पैरिटी के अयुग्मित
अयुग्मित न्यूक्लियनों की पैरिटी के गुणनफल के बराबर होती है। तो मतलब आपको केवल एक की पैरिटी निकालनी है। अब ऐसे देख लेते हैं, इसमें 13 ही प्रोटॉन है, तो एक इसमें अयुग्मित ये भी बच गया, तो इन दोनों की पैरिटी के गुणनफल के ही बराबर होगी जब द्रव्यमान संख्या क्या हो, विषम संख्या हो। जब विषम द्रव्यमान संख्या हो तो वो आपको 13 का कॉन्सेप्ट ही याद रखना है कि 6 तो युग्मित हो जाएंगे, 2 के जोड़े बन जाएंगे, एक बचेगा, तो जो परिणामी पैरिटी है वो अयुग्मित न्यूक्लियन के पैरिटी के बराबर होगी। इसके बाद में देखते हैं कि यदि प्रोटॉन की संख्या Z और न्यूट्रॉन की संख्या N दोनों सम होती है तो कोई अयुग्मित न्यूक्लियन बचा ही नहीं। तो उस स्थिति में जो पैरिटी है वो हमेशा सम पैरिटी होगी। सम पैरिटी का मतलब होता है P की वैल्यू जो है ना आपको +1 मिलेगी और विषम पैरिटी P की वैल्यू -1। ये तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। जब प्रोटॉन की संख्या Z और न्यूट्रॉन की संख्या N दोनों ही सम है तो पैरिटी क्या होगी, सम पैरिटी होगी। लेकिन थर्ड जो केस है वो है यदि प्रोटॉन की संख्या Z तथा न्यूट्रॉन की संख्या N दोनों क्या है, विषम है, तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो प्रोटॉन की जो परिणामी जो पैरिटी है वो अयुग्मित, तो परिणामी पैरिटी अयुग्मित प्रोटॉन व अयुग्मित न्यूट्रॉन की पैरिटी के गुणनफल के बराबर होगी। अभी हमने 13 का एग्जाम्पल दिया था ना, वो यहाँ पे लागू होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी विषम है और न्यूट्रॉन की संख्या भी विषम है, तो इसमें अयुग्मित प्रोटॉन कितना बचा, एक बचा, तो इसको तो बोल लेते हैं Lp। और इसमें अयुग्मित प्रोटॉन कितने बचे, उसको बोल देते हैं Ln बराबर, इसमें भी एक है। तो इसकी जो परिणामी जो पैरिटी है वो क्या हो जाएगी, P = -1/L। तो प्रोटॉन की कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या और न्यूट्रॉन की कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 केस लिए। जब द्रव्यमान संख्या ही विषम है तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे जितने अयुग्मित न्यूक्लियन होंगे उसकी पैरिटी के बराबर हो जाएंगी। जब न्यूट्रॉन की संख्या भी सम है और प्रोटॉन की संख्या भी सम है तो उसमें परिणामी जो पैरिटी है वो हमेशा सम ही होगी, उसके हम कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। लेकिन ये बोल रहा है तीसरा केस में क्या बोल रहा है कि जब किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो संख्या है वो विषम है तो परिणामी जो पैरिटी होगी वो अयुग्मित प्रोटॉन और अयुग्मित न्यूट्रॉन की पैरिटी के गुणनफल के बराबर होगी। तो ये 3 जो बातें हैं वो आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि एकल न्यूक्लियन की पैरिटी कितनी होती है। दूसरा है कि जब से एक से ज़्यादा न्यूक्लियन हो तो उसकी पैरिटी क्या होगी। बस 2 ही चीज़ें, एकल न्यूक्लियन की पैरिटी, एक से ज़्यादा न्यूक्लियन की पैरिटी। फिर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि विषम संख्या में है तो अयुग्मित न्यूक्लियन की पैरिटी के बराबर हो जाएगा। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या सम है तो हम पैरिटी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, तो पैरिटी हमेशा सम ही आती है। तो ये तो हो गया पैरिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो पैरिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल 2014 में भी आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसके बाद में भी आते रहते हैं। हमारे जो नोट्स हैं ना, मतलब अपडेटेड तो हैं लेकिन जैसे हर बार पेपर मतलब प्रीवियस ईयर के नहीं देख पाते हैं, हालांकि देख पाते हैं लेकिन फिर भी इनको मतलब यहाँ पे डेट उसमें पेपर में नहीं लिख पाते कि भाई ये इस साल और आया हुआ है उसके बाद में भी। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं पैरिटी से रिलेटेड। देखो वैसे स्पिन और पैरिटी निकालना जो है ना MSc फाइनल ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे कि जब वहाँ पे न्यूक्लियर सेल मॉडल पढ़ोगे आप। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है
कि कुछ हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित न्यूक्लियॉन्स की अवस्थाएं कोष्ठक में दी गई हैं, मतलब कितने न्यूक्लियॉन्स अयुग्मित हैं, तो उनकी आपको स्पिन और पैरिटी निकालनी है। देखो जैसे आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है, वैसे ही न्यूक्लियर जो सेल मॉडल है वो आप MSc फाइनल में पढ़ोगे कि वो ये बताता है कि जो नाभिक होता है ना, जैसे ये नाभिक है, इसके अंदर भी विभिन्न उपकोष होते हैं SPDF, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं ना विभिन्न कोषों में, वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स ऐसे ही अभिविन्यासित होते हैं नाभिक के अंदर भी। तो ये आप MSc फाइनल में पढ़ोगे, लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें भी वही SPDF कक्षक लिए जाते हैं। तो जब अंतिम जो न्यूक्लियॉन है वो S कक्षक में बढ़ा जाता है, तो उसकी L वैल्यू, कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, उसकी L वैल्यू 0 होती है। जब अंतिम न्यूक्लियॉन जो है वो P में भरा जाता है तो उसकी L वैल्यू 1 होती है। जब अंतिम न्यूक्लियॉन जो है वो D में भरा जाता है तो उसकी L वैल्यू 2 होती है। जब अंतिम न्यूक्लियॉन जो है वो F में भरा जाता है तो उसकी L वैल्यू 3 होती है। बस ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इसमें सारा जो हिंट है आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो देखो पहला जो एग्जाम्पल है 3Li7, पहला जो एग्जाम्पल है 3Li7, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सारा हिंट दे रखा है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो पैरिटी आपको P बराबर, ये आपको फॉर्मूला पता है, -1 तो L जो है की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें देखो अंतिम जो न्यूक्लियॉन है वो 1p 3/2 में जा रहा है, 1p 3/2 में जा रहा है, तो P के लिए L वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अभी आपको बताया था ऊपर। तो ये आपको क्या करना है, पैरिटी कैसे निकालोगे, P = -1, क्योंकि L वैल्यू 1 होती है, तो -1, तो ये P की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब माइनस आती है तो हम बोलते हैं विषम पैरिटी या ओड पैरिटी बोलते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरा क्वेश्चन है कि 7n15, तो 7n15 में देखते हैं, देखो यहाँ पे भी अंतिम जो न्यूक्लियन है वो P में जा रहा है, तो इसकी भी L वैल्यू 1 ही आएगी। तो पैरिटी P = -1, तो -1 तो फिर से विषम पैरिटी हो गई। इसके बाद में O817, तो इसकी जो अंतिम जो न्यूक्लियन है वो किस में जा रहा है, 1d 5/2 में जा रहा है, अंतिम अयुग्मित न्यूक्लियन। तो D के लिए L वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ऊपर आप जैसे वो एक टेबल वो थोड़ा कॉलम से आपका बताया था, उसमें आप देख लेंगे। तो पैरिटी -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 होता है, मतलब -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा, तो वो सम पैरिटी हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यहाँ पे ये देखो, ये और की जगह है ना, ये थोड़ा मिस्टेक से और की, यहाँ पे ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या कैसे। अब देखो 1 मिनट, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, किसी भी नाभिक को, कोई भी नाभिक है उसको इसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए जो आवश्यक जो ऊर्जा है उसे ही क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब कोई भी जो न्यूक्लियन है, मान लेते हैं ये, इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं। अब इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सबको अलग अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से ऊर्जा देते हैं इसको। तो जितनी ऊर्जा की इसकी आवश्यकता है इसको न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए, उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा की परिभाषा हो गई, किसी भी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है ना, वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी।
अब देखो बंधन ऊर्जा, ये तो बहुत ही हमने छोटी सी टिप्पणी की है कि किसी भी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो उसके लिए बंधन ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले नाभिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब नाभिक बनता कैसे है, उसके बाद में उसको तोड़ना है, इसको समझते हैं। उसके बाद में ही आपको बंधन ऊर्जा की मतलब अच्छी क्लैरिटी आएगी। अब बोल रहा है कि यदि जेड प्रोटॉन, सॉरी एक मिनट, तो देखो सबसे पहले हमें नाभिक की बंधन ऊर्जा, सॉरी एक बार फिर से कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, नाभिक की बंधन ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि उसकी फॉर्मेशन को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि किसी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियों में विभक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो ही उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब सबसे पहले बंधन ऊर्जा को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बंधन ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नाभिक बनता कैसे है, फिर उसको तोड़ना है। जैसे पहले घर बनाते हैं उसके बाद में उसको तोड़ते हैं, उसी हिसाब से हम नाभिक के फॉर्मेशन को समझते हैं। तो देखो यदि जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन, यदि जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन को अनंत से लाकर एक नाभिक की रचना की जाए तो कुछ द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाता है। इस कारण नाभिक का जो द्रव्यमान है उसके अवयव कौन से हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम पाया जाता है, और द्रव्यमान में ये जो कमी है यही द्रव्यमान क्षति कहलाती है। मतलब हम जैसे कोई नाभिक हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक नाभिक बनाना है तो हम तो जेड तो प्रोटॉन लेके आएंगे, जेड मतलब कितने भी प्रोटॉन, जितना परमाणु क्रमांक चाहिए हमें, जैसे हीलियम बनाना है तो 2 प्रोटॉन लाएंगे, लिथियम बनाना है तो 3 प्रोटॉन लाएंगे, हाइड्रोजन बनाना है तो केवल 1 प्रोटॉन ही लाएंगे, न्यूट्रॉन लाएंगे ही नहीं। तो जेड प्रोटॉन लेके आएंगे और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन लेके आएंगे। अब नाभिक को बनाना है तो जब हम इसको लेके आएंगे ना जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन को, तो कुछ जो इनका द्रव्यमान है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो ऊर्जा के रूप में मतलब बाहर निकल जाता है। मतलब जितना हम लेके आते हैं ना उतना नहीं बन पाता, फिर हमने इसको बना दिया। तो मतलब यहाँ पे जो हमने फाइनल जो नाभिक बनाया ना, इसका जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से कुछ कम होता है। तो द्रव्यमान में ये जो कमी है ये द्रव्यमान क्षति कहलाती है, हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्षति कहलाती है। अब हमने नाभिक का निर्माण तो कर लिया, अब हम बॉन्डिंग एनर्जी को समझ रहे हैं। नाभिक का निर्माण हो गया, अब यदि नाभिक को पुनः अवयवों में विभक्त किया जाए, अब मतलब नाभिक को बना लिया फिर से इनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ना है, तो द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा नाभिक को बाहर से देनी पड़ेगी। भाई साहब जितनी एनर्जी का नुकसान हुआ है अब उसको आपको बाहर से देना पड़ेगा, और बाहर से देने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही बंधन ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसे ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक बार तो नाभिक को बनाएंगे, मतलब बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक बार तो नाभिक को बनाएंगे, नाभिक को बनाने के बाद में कुछ जब हम बनाएंगे तो कुछ जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाएगा,
अब आपने नाभिक बना लिया, अब इस नाभिक को तोड़ना है वापस, तो जितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ है ना उसके तुल्य ऊर्जा इसको दोगे आप, तभी बंधन ऊर्जा, तुल्य ऊर्जा दोगे तभी उस नाभिक का मतलब विभाजन होगा। और जो ऊर्जा आप दोगे वही क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वलेंट होगी। तो बंधन ऊर्जा का इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो बंधन ऊर्जा है वो द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा के बराबर होती है। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एनर्जी निकालने की कोशिश मत करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, द्रव्यमान क्षति निकाल लो, उसके बाद में उसको c² से गुणा कर दो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, तो बंधन ऊर्जा आपकी मिल जाएगी। तो बंधन ऊर्जा जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे CSIR नेट में हो, IIT JAM में हो, न्यूक्लियर जहाँ पे फिजिक्स है वहाँ पे, या तो वो R बराबर R0 A⁻⁴ वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल देगा आपको, या वो देगा एक आगे आएगा न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल उस पे देगा, या तीसरा जो न्यूमेरिकल बनता है न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी पे बनता है। तो बाइंडिंग जो एनर्जी है E बराबर डेल्टा mc², वो हमने पहले भी पढ़ी है कि प्रोटोनों का द्रव्यमान, क्योंकि एक ही प्रोटोन थोड़ी ना लेके बनाएंगे हम, तो कितने प्रोटोन है, प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान को घटा देंगे, तो ये द्रव्यमान क्षति हो गई। अब इसको c² से गुणा कर देंगे तो बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब ये कहता है कि बंधन ऊर्जा का जो मान है वो द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। देखो जितना बड़ा नाभिक होगा उसमें द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होगी, द्रव्यमान संख्या मतलब ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो आपको ऊर्जा भी बाहर से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। तो बंधन ऊर्जा का जो मान है वो द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है और बढ़ता जाता है। और जो नाभिक का स्थायित्व का जो मापन है, मतलब कौन सा नाभिक ज़्यादा स्थायित्व है, कौन सा नाभिक कम स्थायी है, इसका जो मापन है वो हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की सहायता से करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जैसे कुल बंधन ऊर्जा में है ना द्रव्यमान संख्या का भाग दे दोगे तो आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। कुल बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या का भाग दे दोगे तो आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। मतलब एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी है उसे ही हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि 10 पेनों का मूल्य 10 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य 10/10 मतलब 1 रुपये हो जाएगा। वैसे ही द्रव्यमान संख्या का भाग देने का मतलब है कि उसमें कितने न्यूक्लियन हैं। तो कुल बंधन ऊर्जा में आप द्रव्यमान संख्या का भाग दे दोगे तो एक जो न्यूक्लियन है उसकी ऊर्जा कितनी है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की सहायता से किसी भी नाभिक के स्थायित्व का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अब उसके बाद में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह नाभिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। इसे औसत बंधन ऊर्जा भी कहते हैं, मतलब इसको औसत बंधन ऊर्जा भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और औसत बंधन ऊर्जा एक ही चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इसका बेनिफिट सभी को हो सके। धन्यवाद।